स्वागत है इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में। आज हम भारत के उस हिस्से की गहराई में जाने वाले हैं जो अपनी शानदार खेती, गौरवशाली इतिहास और अदम्य साहस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये एक ऐसी जमीन है जिसने अनगिनत सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के पंजाब की इस दिलचस्प और बेमिसाल कहानी को करीब से समझते हैं। आज के इस सफर में हम मुख्य रूप से 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, 5 नदियों की भूमि। दूसरा, प्राचीन साम्राज्य। तीसरा, सिख धर्म का उदय। चौथा, शक्तिशाली सिख साम्राज्य। पांचवां, ब्रिटिश विलय और विभाजन। और आखिर में आधुनिक पंजाब। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, 5 नदियों की भूमि। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी दरवाजे पर बसी इस जगह का नाम ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। पंजाब यानी पंज, जिसका मतलब है 5, और आब यानी पानी। इस शब्द का पहला साफ जिक्र 14वीं सदी में इब्न बतूता की लेखनी में मिलता है। लेकिन सच कहूं तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। वैदिक काल में इसे सप्त सिंधु और महाभारत काल में पंचनद कहा जाता था। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यह इलाका हमेशा से अपनी जीवनदायिनी नदियों की वजह से जाना जाता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, प्राचीन साम्राज्य और शुरुआती आक्रमणकारी। जरा सोचिए, ये उपजाऊ इलाका हमेशा से सभ्यताओं का पालना रहा है। यहाँ सोन घाटी में पाषाण युग यानी स्टोन एज के निशान मिले हैं। हड़प्पा और रोपड़ जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अहम केंद्र यहीं थे। और तो और ऋग्वेद का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं सरस्वती नदी के किनारे रचा गया था। सीधे शब्दों में कहें तो भारतीय उपमहाद्वीप की कई शुरुआती संस्कृतियों ने यहीं आकार लिया। समय के साथ सत्ता के कई बड़े केंद्र यहाँ स्थापित हुए। 302 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से विदेशी ताकतों को खदेड़कर अपना परचम लहराया। इसके बाद कुषाण वंश, फिर 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य और आगे चलकर 590 ईस्वी में हर्ष साम्राज्य ने यहाँ राज किया। ये एक के बाद एक विशाल और बेहद ताकतवर साम्राज्यों का दौर था। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 17। ये महज एक संख्या नहीं है, बल्कि मध्यकालीन इतिहास के एक बेहद क्रूर दौर की गवाही है। सन 1000 से लेकर 1026 के बीच तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनबी ने इसी रास्ते से भारत पर पूरे 17 बार विनाशकारी हमले किए। उसका मुख्य मकसद था यहाँ की अपार धन दौलत लूटना और मध्य एशिया में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना। गजनवी के बाद बारी आई दिल्ली सल्तनत की। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित इस सल्तनत ने अगले 300 सालों तक राज किया। इस दौरान ममलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, इन 5 राजवंशों का शासन रहा। इस लंबे दौर ने इस पूरे क्षेत्र के राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे अहम पड़ाव पर, सिख धर्म का उदय। 15वीं सदी के आखिर में गुरु नानक देव जी ने जिस शांतिपूर्ण सिख धर्म की नींव रखी थी, उसका मुगलों के साथ टकराव बढ़ने लगा था। 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को अमानवीय यातनाएं देकर शहीद कर दिया। इसके जवाब में छठे गुरु हरगोबिंद जी ने अकाल तख्त का निर्माण किया और सिख संप्रभुता की घोषणा कर दी। बाद में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए 9वें गुरु तेग बहादुर जी को भी औरंगजेब के आदेश पर शहीद कर दिया गया। लगातार हो रहे इन जुल्मों और ऐतिहासिक चुनौतियों का चरम 1699 में देखने को मिला। मुगलों के दमन का डटकर सामना करने और धर्म की आज़ादी को बचाने के लिए सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की। ये कोई छोटी घटना नहीं थी, ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था जिसने एक शांतिपूर्ण आस्था को एक बेहद मजबूत और संप्रभु आंदोलन में बदल दिया। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, शक्तिशाली सिख साम्राज्य। मुगलों के पतन और बाहरी आक्रमणों से मची अफरा तफरी के बीच उभरे महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने बिखरी हुई 12 सिख मिसलों को एक साथ जोड़ा और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उनका राज पूर्व में सतलुज से लेकर पश्चिम में पेशावर और उत्तर में लद्दाख तक फैला था। सबसे खास बात ये थी कि ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था, जहां जजिया कर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया।
उन्होंने ही अमृतसर के हरमंदिर साहिब में सोना मढ़वाया था, जिसके बाद से ही इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। इतिहासकारों का एक बहुत ही मशहूर कथन है, अगर महाराजा रणजीत सिंह एक पीढ़ी पहले हुए होते तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को फतेह कर लिया होता। ये बात उनके शानदार सैन्य कौशल और इतिहास में उनके विशाल कद को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। और अब 5वां पड़ाव, ब्रिटिश विलय और विभाजन का वो दर्दनाक दौर। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के निधन के बाद अंदरूनी कलह ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया और अंग्रेजों ने इसी बात का फायदा उठाया। पहला एंग्लो सिख युद्ध ब्रिटिश उकसावे और अपने ही कुछ सेनापतियों की गद्दारी का नतीजा था। वहीं दूसरा युद्ध अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जनविद्रोह था। खैर, कई निर्णायक लड़ाइयों के बाद आखिरकार 1849 में पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। ब्रिटिश दौर में राष्ट्रवादी आंदोलन ने तो जोर पकड़ा, लेकिन 1919 ने एक ऐसा घाव दिया जो कभी नहीं भर सकता। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने एक शांतिपूर्ण भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें करीब 400 मासूम लोग मारे गए। इस बर्बर नरसंहार ने पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की आग में घी डालने का काम किया। पर इन सब के बीच एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव भी चल रहा था। 14 मिलियन एकड़। जरा सोचिए, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नहर कॉलोनियों ने पश्चिमी पंजाब की इस विशाल बंजर जमीन को लहलहाते खेतों में बदल दिया। इस एक कदम ने पंजाब को भारत के सबसे समृद्ध और उपजाऊ कृषि क्षेत्र में तब्दील कर दिया। फिर आया 1947 का साल। आज़ादी तो मिली, लेकिन पंजाब के लिए ये बंटवारे का एक गहरा घाव लेकर आई। ये प्रांत रातों रात भारत और पाकिस्तान के बीच बंट गया। इस बंटवारे ने भयंकर सांप्रदायिक हिंसा और लोगों के भारी विस्थापन को जन्म दिया। 5 नदियों की वो उपजाऊ जमीन एक ही पल में खून से लथपथ सरहद बन गई। आखिर में बात करते हैं हमारे छठे और अंतिम पड़ाव की, आधुनिक पंजाब का पुनर्गठन। आज़ादी और बंटवारे के बाद भी इस इलाके की सीमाएं शांत नहीं हुईं। 1956 में इस हिस्से को पेप्सू यानी पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ के रूप में संगठित किया गया। लेकिन एक अलग पंजाबी भाषी राज्य की मांग लगातार उठती रही और इसी के चलते 1966 में भाषाई आधार पर इसका एक बार फिर पुनर्गठन किया गया। 1966 के इस पुनर्गठन में पूरे क्षेत्र को पंजाबी भाषी पंजाब और हिंदी भाषी हरियाणा में बांट दिया गया। जो सबसे उत्तरी पहाड़ी जिले थे वे हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गए और इसी दौरान चंडीगढ़ शहर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया गया। यही आधुनिक पंजाब का आज का भौगोलिक स्वरूप है। 20वीं सदी के आखिरी सालों में इतिहास का एक और बेहद जटिल अध्याय देखने को मिला। 90 के दशक में एक अलग राज्य के लिए शुरू हुए आंदोलन ने उग्र खालिस्तान आंदोलन का रूप ले लिया। हालात को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार की इजाज़त देनी पड़ी। ये एक ऐसा घटनाक्रम था जिसका राज्य के आधुनिक इतिहास और समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा के बाद हम सबके मन में एक बड़ा सवाल उठता है। सदियों के क्रूअल हमलों, बनते टूटते साम्राज्यों और लगातार हुए खून खराबे के बावजूद इस जमीन ने अपनी इतनी मजबूत और जीवंत पहचान कैसे कायम रखी? शायद यही वो निरंतर संघर्ष है जिसने पंजाब की इस कभी न टूटने वाली भावना को जन्म दिया है। इस सवाल पर हमें जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसी जवाब में पंजाब की